जो रियासी में अटैक्स हुए हैं JNK में, वो एरिया नॉर्मल एरिया नहीं है, माउंटेनियस एरिया भी है और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट वहाँ पर लागू है। या तो वहाँ पर मार्कोस डिप्लॉय हो सकते हैं, और अगर होंगे तो कैसे होंगे? जो हिंदू वो जो श्राइन में जाने वाली पार्टी है ना, उसमें अटैक अक्सर होता है। तो रियासी वाला जो अटैक है वो उस चक्कर में हुआ है। तो आई थिंक इट इज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल इशू, लेस ऑफ ए टेररिस्ट इशू। हैव यू बीन क्लोज टू डेथ इन सर्विस? यस, सर, हाउ डज वन एस्पायर टू बिकम अ मार्कोस? मार्कोस कैसे बना जाता है? बिकॉज फौज अनलाइक आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं है सिविलियंस को, बट फौज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कि वो टेररिस्ट बोलते हैं जम्मू कश्मीर में कि यार इनसे पंगा मत लो क्योंकि these people they will sort you out. So that was the reputation created. Battle India versus China, Indian Ocean region, who will win? If there was a war between India and China in the Indian Ocean region, what is it like to be in combat? जो इंडिया के स्पेशल फोर्सेस होते हैं, especially the Marcos or the Marine Commandos, what is life like for them? Who are these people? What do they do? What are the most dangerous situations they have been in? Have they been close to death? Have they been in combat? All of these questions and a lot more I discussed with my guest today. My guest today is Commodore Vijay Pal Singh Rawat, and he was the principal director of Marcos, a man of wide experience and a man with tremendous energy. बहुत एनर्जी और बहुत enthusiasm के साथ उनके साथ conversation हुई. I was super excited to have this conversation, and I think you're going to find a lot of value in it. Some of the aspects of this conversation will blow your mind. Get ready, and you are more than welcome to yet another chapter of the syllabus of life. Welcome to the podcast, Commodore Rawat. Thank you very much, and I'm very pleased to be here. It's a pleasure to have you and to have somebody with your diverse background. आपका आर्म्ड फोर्सेस में इतना एक्सट्रीम एक्सपोजर रहा है, 35 years you served there. Yes. और आपकी पूरी फैमिली भी उससे एसोसिएटेड रही है. And you were the commander for the Marcos. I was the principal director, special operations and diving for almost 8 years at Naval Headquarters. That was the last tenure I had in the Navy before I retired. And so, just for the benefit of clarity for my audience, Marcos में Navy SEALs में Special Forces में क्या difference होता है? तो Marcos are the special forces element of the Indian Navy. And so Army के जैसे पैरा SF हैं, एयरफोर्स के गरुड़ हैं, तो नेवी के मरीन कमांडोज हैं, और हमारी जो इक्वलेंस है वो US नेवी सील्स हैं, बिकॉज दे ऑल्सो हैव उधर भी एक उनके जो आर्मी की स्पेशल फोर्स होती है, उनकी एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स होती है, उनकी मरीन्स की स्पेशल फोर्स भी होती है, उनकी नेवी की होती है, एंड देन दे हैव ए जॉइंट स्पेशल फोर्सेस कमांड दैट्स कॉल्ड JSOC. और वो जो जॉइंट स्पेशल फोर्स कमांड जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है और उसकी सपोर्ट बाकी जगह से आती है, बट वो दे आर द पीपल हु डू ऑपरेशन लाइक व्हाट हैपेंड इन Operation Neptune Spear when Osama bin Laden was knocked Neptune out. Spear, yeah. तो those are the high stake strategic level operation वो करते हैं. JSOC करते हैं. And sir, correct me if I'm wrong. हाँ. Navy SEAL में जो SEAL stand for Sea, Earth, Air, Land. Sea, Air and Land. Sea, Air and Land. Yeah. Same concept applies to Marcos. Exactly same concept. Actually हमारा जब 1986 में हमारी फोर्स रेज हुई थी, 1987 में गवर्नमेंट सैंक्शन 86 में आया था, तो उस समय फोर्स का नाम था IMSF, इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स. लेकिन कहीं आगे चलते मे भी किसी को ये मरीन कमांडो पसंद आया, तो उन्होंने हमारा नाम मरीन कमांडो कर दिया, मार्कोस कर दिया. मरीन शॉर्ट फॉर्म इज मार्कोस, एक्रोनिम है, बट मरीन कमांडो अदरवाइज. तो ऐसा है. सर, हाउ डज वन एस्पायर टू बिकम अ मार्कोस? मार्कोस कैसे बना जाता है? सो पहली बात, मार्कोस बनने के लिए आपको भारतीय नौसेना ज्वाइन करनी पड़ेगी. तो उसमें 2 भाग होते हैं. एक तो ऑफिसर्स की एंट्री होती है थ्रू नेशनल डिफेंस अकेडमी और नेवल अकेडमी, उसके बाद और यू कैन हैव डायरेक्ट एंट्री आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आप सीधे दाखिला ले सकते हैं. 6 महीने की ट्रेनिंग होती है. उसके बाद आप नेवी में ऑफिसर कमीशनर होते हैं. सेलर्स का अलग सा तरीका है. सेलर्स की 2-3 टाइप की एंट्री होती है. तो जब उनकी एंट्री होकर वो INS चिल्का जाते हैं, जब बेसिक बुनियादी ट्रेनिंग होती है जो 6-7 महीने की होती है, उसके बाद उनको ट्रेड मिलते हैं. किसी को मैकेनिक, किसी को इलेक्ट्रिकल, किसी को एविएशन, तो काफ़ी लोगों को सीमेन मिलती है. तो सीमेन जो ट्रेड होता है उसमें यू कैन अपीयर फॉर मरीन कमांडो. तो ऐसे करके वो लोग भी वॉलंटियर करते हैं और ऑफिसर भी वॉलंटियर करते हैं. वैकेंसी बहुत कम होती है एंड कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बोथ फ्रॉम इवन फॉर नॉमिनेशन फ्रॉम नेवल हेडक्वार्टर्स फॉर ऑफिसर्स. देयर इज आई थिंक वैकेंसी ऑफ 4-5 पर कोर्स, और एक साल में करीबन 3 या 4 कोर्स होते हैं. एक कोर्स की स्ट्रेंथ होती है कम से कम 100 के करीब, 100-150 के करीब स्ट्रेंथ होती है,
और उसमें से 25-30 बनते हैं या मैक्सिमम 35 पर कोर्स। सो जो एवरेज जो एट्रिशन रेट है वो काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट यू से 75 to 80% एट्रिशन रेट। 75 to 80% 80% attrition people rate. drop out. They drop out. Oh, Or they are because- not selected because there is बहुत emphasis होता है इसमें long endurance runs, long endurance swimming, underwater diving, watermanship capabilities, and the other basic things. You know how much endurance you can have, ruggedness, mental and physical fitness levels have to be very high. हाँ, तो क्या होता है कि अक्सर लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि पैदाइशी बड़े स्ट्रांग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी अच्छी जो बॉडी बनी होती है, जिम वाली पार्टी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे एथलेटिक होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मरीन कमांडो कोर्स तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। यू हैव टू हैव ए पर्सन हु इज मेंटली वेरी रोबस्ट, फिजिकली स्ट्रांग ऑफ कोर्स, ये बेंचमार्क होना चाहिए, बट मेंटली यू हैव टू बी वेरी, आफ्टर ऑल माइंड इज द बिगेस्ट एसेट विच ह्यूमन बीइंग्स हैव गॉट। और अगर माइंड आपका स्ट्रांग है तो आई थिंक सभी कुछ अचीव करने में आसानी हो जाती है। तो माइंड स्ट्रॉन्ग से और इन्हीं चीज़ों से आई वाज इंस्पायर्ड टू थिंक अबाउट डेविड गॉगिन्स, यस, जो एक ही वाज नेवी के नेवी सील्स हैं। हाँ, और उसमें डिस्क्राइब करा उन्होंने, तो पता चला कि एक्चुअली में कितनी डिफिकल्ट होती है इनकी ट्रेनिंग। ही डिस्क्राइब समथिंग कॉल्ड एज हेल वीक। यस, तो हेल वीक इज एक ट्रेनिंग का पार्ट है, एंड इट इज सपोज बी नॉट ओनली हेल, इट इज बियॉन्ड हेल। तो वो हमारी 96 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, नॉन स्टॉप, नो स्लीप, 96 आवर्स। 96 आवर्स। और अभी तो वो 105 घंटे कर दिया इन्होंने अच्छा। मरीन कमांडोज ने। हमारे टाइम पे तो 96 आवर्स था। तो उसमें क्या होता है कि यू आर इन द बीच में आपको बीच में कांग्रेट करते हैं, उसके बाद आपका शुरू हो जाता है, देयर आर स्मॉल टीम्स डिवाइडेड, 6 बंदों की एक टीम कर देते हैं। और ये जो हेल वीक होता है, ये जब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, तो मैं जब आपको बेसिक बताता हूँ कि अब आजकल की ट्रेनिंग जब मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर हमने कैसे की थी। जब मैंने ट्रेनिंग की थी तो थोड़ा सा हैपेजार्ड था, और हमारी पूरी ट्रेनिंग मिला के 2-2.5 साल की हुई थी। लेकिन आजकल की जो ट्रेनिंग है, इट इज़ वेरी वेरी मॉड्यूलर ट्रेनिंग, एग्जैक्टली जैसे यूएस नेवी सील्स वाले करते हैं 7-8 महीने की ट्रेनिंग, ऐसे हमने किया हुआ। उसमें 3 डिस्टिंक्ट फेस होते हैं। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि बाकी स्पेशल फोर्सेज में और मरीन कमांडो में क्या अंतर है, कि बाकी फोर्सेज जो हैं वो 2 या 3 डायमेंशनल में काम करते हैं, लेकिन मरीन कमांडो बाय द वर्ड मरीन इटसेल्फ, हमें पानी में ज़्यादा और पानी के अंदर की कार्रवाई भी करनी पड़ती है, और लैंड में भी करना पड़ता है, और एयर में भी करना पड़ता है। तो वी आर ए 4 डायमेंशनल फोर्स। और क्योंकि देयर आर 4 डायमेंशन एज कम्पेयर टू 2 और 3 डायमेंशन ऑफ अदर पीपल, सो जाहिर है कि ट्रेनिंग लेवल भी हाई होना पड़ेगा, टेक्निक्स भी डिफरेंट होगी, द इक्विपमेंट लेवल विल ऑल्सो बी डिफरेंट, एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो आर डिफरेंट। तो इसीलिए क्या होता है कि इन द फंडामेंटली the level of standard of training is slightly higher than maybe other forces. Really? Yes. And Hell Week में तो this is documented and well known. Yes. At least Navy SEALs में there have been deaths. In Hell Week in Indian Navy अभी तक तो डेथ टचवुड डेथ हुई नहीं, और हम लोग ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं। उनमें क्या होता है कि यूएस नेवी सील्स के जो कोर्सेज होते हैं वो लगातार होते रहते हैं। एक कोर्स हुआ, अब जैसे आपने डेविड गॉगिन की बात की, डेविड गॉगिन इज सपोज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वॉकिंग इन द अर्थ, Toughest man alive. टफेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और उसने भी सील्स को 3 बार किया, उसने 3rd टाइम वो पास हुआ। Right. तो ऐसा है कि, लेकिन हमारे क्या होता है कि हमने एक बार कोर्स से आप आउट हो गए तो आपका अगले साल ही नंबर आएगा। Right. Okay. तो लोग अक्सर 1-2 बार अगर आपने नहीं कर पाया तो जनरली लोग करते नहीं है फिर, लेकिन वहाँ पे तो इट्स मोर ऑफ एन ऑरा है, तो वो लोग करते हैं। डेविड गॉगिन ऐसे किया था। सो कमिंग टू द मरीन कमांडो कोर्स, सो 3 डिस्टिंक्ट फेज होते हैं। एक होता है इनिशियली बिल्डअप फेज के लिए, 1 महीने पहले उनको बुलाते हैं। आजकल INS मांडवी एक जगह है गोवा में, तो वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू होती है। हमने तो ट्रेनिंग मुंबई में की थी, कोचिन में की थी, डाइविंग से स्टार्ट किया, तो उसके बाद मुंबई में हमने ट्रेनिंग की, कुछ कमांडो बेलगांव में हमने ट्रेनिंग की, तो हमने काफ़ी लंबा चौड़ा ट्रेनिंग किया था। लेकिन आजकल जैसे मैंने पहले कहा कि इट हैज़ बीन कंप्रेस्ड इनटू अ वेरी नाइस ट्रेनिंग कैप्सूल, इट हैज़ बिकम मोर डिफिकल्ट ऑल्सो। I see. सो फर्स्ट इज द डाइव। एक बार आपने बिल्डअप फेज 1 महीने का कर दिया, क्योंकि लोग शिप से आ रहे हैं, यहाँ वहाँ से आ रहे हैं, तो फिजिकली फिटनेस लेवल में थोड़ी कमी रहती है। सो उनको मौका दिया जाता है कि वो 1 महीने में कम से कम अपने आप को फिजिकल फिटनेस रिगेन कर ले। उसके बाद फिर वो 2 महीने की डाइव ट्रेनिंग होती है। 2 महीने की डाइव ट्रेनिंग फेज के बाद वो लैंड बाउंड ट्रेनिंग फेज में आते हैं, और वो लैंड बाउंड ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो उसमें वेपन एंड टैक्टिक्स फेज में आते हैं। ये तीनों फेज खत्म करने के बाद वो पैराजम्प्स के लिए जाते हैं। तो ऐसे करके पूरा मिला के 7-8 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ एडिशनल ट्रेनिंग होती है जो विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक ट्रेनिंग। सो अगर एडिशनल ट्रेनिंग आप लो
तो उसमें रिवर राफ्टिंग भी होती है, पैरा जंप, एडवांस यू हैव स्काई डाइविंग ऑल्सो एंड एडवांस डेमोलेशन, अंडर वाटर डेमोलेशन, पूरा मिला के फिर 1 साल का महकमा बन जाता है। तो ऐसा है। सो ये जो हेल वीक है, दिस कैन हैपन आफ्टर डाइविंग फेस इज ओवर and before the land phase, or it can happen, you can first have the land phase, then hell week, then diving phase. So इतना जरूरी नहीं कि कौन सा फेस पहले क्या होगा, depends upon what is the priority, what are the instructor availability, उसके बाद ये शुरू हो जाता है। राइट सर, स्पीकिंग ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, हालांकि इस लेवल की फिजिकल ट्रेनिंग के साथ मेंटल स्ट्रेंथ तो टेस्ट हो ही जाती है, आपके लिए व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट मेंटल चैलेंज फॉर यू आउटसाइड ऑफ द नेवी? Outside of the Navy, mental challenge, if I mean, I won't say it's a challenge because I really couldn't help myself. That is the time when my mother was ill. And at that time we had to, take her to RR hospital and last few days she was in coma. So that was a challenge because, you go to the ICU and you see a mom lying there. And then you really want to do a lot of things, but you can't do. So that was a challenge. And it's very Apart from this, I don't think I've seen any major challenge. But that's very interesting that you say that. Yeah. You don't consider your own cancer diagnosis? No, I don't consider it to be a challenge. Please tell us about that. So, I am a breast cancer survivor and मुझे ये 2021 में डायग्नोज किया था, 2022 में एक्चुअली। 2020 में जब मैं नेवी में था, सो मेरे निपल में एक ब्लैक सा स्पॉट बढ़ रहा था एंड मैंने सोचा कि मे बी काफ़ी हम मेडल्स पहनते हैं, हमारा डाइविंग बैच, मरीन कमांडो बैच पहनते हैं, तो उससे रगड़ रगड़ के मेरे ख्याल से कुछ हो गया होगा, बट इट डिडंट सबसाइड। सो आई वेंट टू द डर्मेटोलॉजिस्ट, उसने मुझे कहा कि आप ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए। तो मैंने उस समय बायोप्सी कराई थी 2020 मार्च में। उस समय तो इट वाज नेगेटिव फॉर कैंसर, बट आई वाज टोल्ड कि भाई इसके बाद 6 महीने के बाद आप MRI जरूर करा लेना। अब उसके बाद कोविड हो गया, तो हाउ थिंग्स वेयर, एंड देन आई रिटायर्ड इन 2020 नवंबर में। देयर आफ्टर आई फॉरगॉट अबाउट इट। फिर उसके बाद 2022 में अगेन द सेम थिंग डेवलप्ड एंड उसके बाद थोड़ा पस फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। देन आई वाज अ बिट वरीड, आई वेंट टू द हॉस्पिटल in JP hospital here in Noida. They did a diagnosis and after biopsy and it was cancer stage 1. Thereafter, once it was detected cancer, of course my wife still doesn't agree and believe that I've got cancer. But cancer hai to hai. I did a little bit of my studies in Google and whatever I could ask my friends, and I had a couple of doctor friends. उनसे बात करने के बाद, and just to get my orientation correct, that what is the ailment, because अगर आप सिर्फ Google बाबा को ही पढ़ते रहे तो it can really create a lot of chaos, because for a minor injury also, death is the ultimate. तो but I just wanted to know कि ऐसी disease होगी तो what all are the steps of treatment, what are the procedures, और क्या क्या मुझे करना चाहिए. So I did that, and then in my case, doctors were very clear that there's no requirement of chemotherapy. So I did my breast conservation surgery. That was done in Manipal Hospital, Dwarka. Sir, easier said than done, I must say. on behalf of everybody else. Yeah. I mean, you have a very different mindset, which is the point, which is the whole point Yeah. of this conversation. You treated your cancer as if it was just another thing. Any other, and I still feel that it's just any other ailment. Because see, there are a lot of ailments in the world. हम लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता होता नहीं है. और कैंसर का ऐसा है कि ये जो वर्ड कैंसर है, definitely there are thousands and thousands types of cancers. उसके बारे में कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कि easily treatable हैं. बट द बॉटम लाइन ये है कि अगर पहले आपने डायग्नोस कर दिया, आई फील डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी कि आई वाज लकी दैट बहुत ही पहले मैंने कैंसर डायग्नोस करवा दिया. उसका मतलब ये भी है कि आप यू शुड नो योर बॉडी. आपकी बॉडी में कोई अगर सडन परिवर्तन हो रहा है तो यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर बॉडी, तो यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. यू मस्ट टेक मेडिकल हेल्प, which is what I did. So I've followed the correct procedures. उसके बाद अगर जो होना है तो वो that is beyond you. वो तो रोड क्रॉस करते हुए भी किसी को कुछ हो सकता है. So that is my thought process. Sir, you are very humble. Yeah. And you have obviously a lot of mental strength, जो कि आपकी ट्रेनिंग से, आपके फैमिली के बैकग्राउंड से और आपसे बात करके पता चलता ही है. बट मेरा क्वेश्चन ये है सर, somebody who doesn't have this background, Yeah. can this mental strength be trained for? Yes, mental strength training is a very essential part of the armed forces training. क्योंकि जब आर्म फोर्स में लड़के आते हैं तो आजकल लड़कियां भी आती हैं, दे आर वेरी वेरी यंग, 19-20 ईयर्स. और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि ऐसे स्कूल से आते हैं जहाँ पे कि मिलिट्री ट्रेनिंग इज़ ए नॉर्म, जैसे कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री सर्विस और मिलिट्री स्कूल्स और सैनिक स्कूल्स. ऐसे स्कूल्स में क्या है कि वहाँ का माहौल मिलिट्री टाइप है. कुछ लोग ऐसे अपने फैमिली से आते हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स फौजी हैं, तो
थोड़ा सा वहाँ पे फौजी डिसिप्लिन एंड फौजी तौर तरीका है, बट मेजोरिटी ऐसे लोग आते हैं जिनका कि कोई लेना देना नहीं फौज से, बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं, दिल्ली के लोग आते हैं, और कुछ ऐसे गांव के लोग आते हैं जिन्होंने कोई आई लव इट व्हेन यू सेड दिल्ली के लोग हाँ आते हैं. आते हैं, एंड नो गाजियाबाद के भी एंड देन देयर आर पीपल हु हैव नो आइडिया अबाउट फौज, और उनका फौज का आइडिया होता है कि बॉर्डर पिक्चर देख ली, लक्ष्य पिक्चर देख लिया, कुछ ग्लैमर फैक्टर हो गया. और जैसे ही वो फौज में आते हैं, बुनियादी ट्रेनिंग करने, जोर का झटका बहुत जोर से लगता है. एंड बेसिकली क्या है कि दे हैव टू द मेंटल रेसिलियंस हैज टू बी इंक्रीज्ड. एवरीबडी हैज गॉट अ लेवल ऑफ रेसिलियंस. और वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो ट्रेनिंग में ऐसे लेवल ऑफ डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऐड कर देते हैं ऑन ए डेली बेसिस कि वो रेसिलियंस अपने आप ही अननोइंगली बढ़ता रहता है. एंड विदाउट नोइंग विद इन 6 months यू हैव टोटली टर्न इनटू ए, वो कहते हैं कि ए बॉय बिकम्स ए मैन इन एनडीए. सिमिलरली इन द जो रेजिमेंटल सेंटर्स हैं वहाँ पे एक यंग लड़का आता है 18-19 साल का और आदमी बन के वहाँ से जाता है. दिस इज अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट फ्रॉम द कंपेटिटिव माइंडसेट, जिसमें आपको बाकी लोगों को पीछे छोड़ना है. एग्जैक्टली. सो जो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है एक्चुअली वो भी है, लेकिन क्योंकि ये शुरुआत है फौज में, बिकॉज फौज अनलाइक आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं है सिविलियंस को, बट फौज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. अब ये देख लीजिए, इससे टोटल पिरामिड. अभी आई रिटायर्ड एज अ कॉमोडोर एज अ 1 स्टार. मैंने वो सारे काम किए थे विच वुड मेक मी एडमिरल इन द नेवी. मैं तो आई वॉज, नेवी ने मुझे सेलेक्ट करके इंडोनेशिया 1.5 साल के लिए भेजा था फॉर डूइंग ए ट्रेनिंग ऑन इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स एंड हाई कमांड, हायर डिफेंस मैनेजमेंट. एंड दिस इज द काइंड ऑफ कोर्सेज विच ओनली 2-3 people in a batch of 100 people are sent abroad. So if you are sent abroad for that kind of courses, then you are considered to be the elite in your course. लेकिन ऐसे हमारे कोर्स में 8-9 थे. अब बनना तो 3 ने था, 2 स्टार. अब कहाँ 100 में से अगर 3 या 4 की वैकेंसी है, सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट? सो इट्स ए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. लेकिन वो कॉम्पिटिशन एनडीए में शुरू तो होता है, लेकिन उसका जो मैनिफेस्टेशन हो, देन वंस यू गेट कमीशन, उसके बाद मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होता है. एनडीए में क्या है कि इट इज़ मोर ऑफ नोइंग ईच अदर, एवरीबडी इज अंडर द सेम ट्रबल्ड सर्कमस्टांसेस, सबको डिग्री ऑफ डिफिकल्टी हो रही है, सबको अपना मेंटल मेकअप चेंज करना है, मेंटल रेसिलियंस बदलना है, फिजिकल फिटनेस लेवल बदलनी है, पढ़ाई भी करनी है. तो उसमें लोग कंपटीशन के बाद दिखते नहीं हैं. वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आते ही दे आर सुपीरियर टू अदर पीपल. लाइक मेरे कोर्स में कुछ 2-3 ऐसे, मैं सच बताता हूँ, हमारे नेवी कोर्स में एनडीए वो करीबन 40 लोग थे, और पूरे एनडीए कोर्स में कम से कम 303 थे. आई डोंट थिंक आई एवर फाउंड 10 people टू बी मोर सुपीरियर देन मी, एंड दे वर बाय गॉड सुपीरियर. उसमें से नेवी में मेरे जो 40 कोर्स में, उसमें मैं सिर्फ 2 लोगों को मुझसे ज़्यादा सुपीरियर समझता था, एंड वो दोनों के दोनों एडमिरल बन गए. सो यानी कि उस समय क्या था कि नोबडी इज कम्पीटिंग विद ईच अदर. Sir, if I may ask, superior in what sense? Superior in the sense कि like when I joined NDA, I was 21st in order of merit. Now 2.5-3 लाख लोगों ने एग्जाम लिखा होगा, क्योंकि एनडीए के जो एग्जाम का जो वो होता है, फर्स्ट स्टेप इज यूपीएससी एग्जाम, उसके बाद इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, देन देयर इज द मेडिकल, एंड देयर इज मेरिट लिस्ट. सो नाउ यूपीएससी एग्जाम इटसेल्फ इज डिफिकल्ट. अगर 2.5-3 लाख लोग एग्जाम लिख रहे हैं तो कम से कम 20-25 हज़ार पास होते हैं. उसमें से एसएसबी के लिए जो 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, This is a psychological test. Psychological test, your leadership qualities, your planning abilities, and also your psychological aspects, and little bit of physical aspect. ये 4-5 चीजें जो हैं, it has been that SSB is a very very fantastic module of judging people, at least for the armed forces. And I was in my time, perhaps I scored the highest in SSB. The pass mark is about 290-320 out of 900. एंड दी एवरेज पीपल जो पास होते हैं वो 320 और 350 के बीच में होते हैं, एंड वेरी रेयरली समबडी क्रॉसेस 400. आई स्कोर्ड 555. सो इट इज आई वुड से दैट सुपरलेटिव स्कोर. यस. एंड उसके कारण मेरा जो मेरिट था काफ़ी हाई हो गया था, 21. एंड सो दैट वाज इट. सर, एक क्वेश्चन जो मुझे पूछने में बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो अ लिटिल नर्वस. हैव यू बीन क्लोज टू डेथ इन सर्विस? Yes, in fact, not. There are many occasions, but something which I remember is when we do this diving phase. In the diving phase, there's a test called the calm pool test. तो उसमें क्या होता है कि you have to go underwater. There's a diving tank, and the diving tank is 10 meters deep, 30 feet basically. ऊपर आप swimming float करते हो, उसके बाद आपको you have to go down to 10 meters, touch the bottom, remove your diving sets, keep it there in the bottom. उसके बाद आपको ऊपर आना पड़ता है,
एंड वाइल जब ऊपर आ रहे हैं तो यू हैव टू कीप ऑन एक्सेलिंग, क्योंकि अगर आपने सांस बंद की, आपका लंग्स एक्सपैंड हो जाएगा, बिकॉज एज द प्रेशर Pressure. डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, और उसमें आपको लंग में एबरेशन हो सकते हैं, एंड यू ऑल्सो हैव लंग बर्स्ट। तो ये होता है वंस यू कम अप, उसके बाद आपको एक सांस लेके दोबारा विदाउट एनीथिंग ब्रेथ होल्ड डाइविंग करके नीचे जाना पड़ता है, और वहाँ पे ढूंढना पड़ता है अपने सामान कहाँ रखा, और जो नीचे इंस्ट्रक्टर्स हैं जिन्होंने डाइविंग सेट पहना हुआ है, वो आपका सेट निकाल के यहाँ से वहाँ कर देते हैं। अभी आप मच्छी की तरह तड़प तड़प रहे हो कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, फिर पकड़ा सबसे पहले आप डाइविंग सेट पकड़ते हो, एंड यू आर इन द लास्ट ऑफ योर ब्रेथ, और फिर आपने एक बार माउथ पीस पकड़ लिया, देन तो देयर इज नो प्रॉब्लम। सो दिस इज वन टेस्ट वेयर कई बार हमें ऐसा लगा कि अब मर गए, बिकॉज यू आर नियर नियर ड्राउनिंग। एक तो ये होता है, तो उसमें ये हुआ था, और दूसरा क्या होता है कि हाथ पैर बांध के ना, दे विल आपके पैर बांध के और आपके हाथ पीछे रस्सी से बांध के आपको पानी में फेंक देते हैं, एंड अबाउट 8-9 feet of water, and you have to survive for 5 minutes. 5 Now, minutes. 5 minutes to survive. Now what happens, human body is essentially negative, so आपको नीचे जाना ही जाना है। तो अगर आप ज़्यादा तड़पने, ज़्यादा ऐसे ना, हाथ आपके ऐसे बंधे हैं पीछे की तरफ, पैर ऐसे यहाँ से भी बांधे हुए हैं, नीचे भी बांधे, नीचे से भी बांधे हुए हैं, यू कांट एक्चुअली यूज योर हैंड्स एंड लेग्स, सो व्हाट यू डू, सो यू हैव टू जस्ट टेक अ ब्रेथ, go down, touch the floor, push from the floor, come up, take a breath, and do this bopping for about 5 minutes. इसके अलावा कोई और तरीका सर्वाइवल का है नहीं। और उसमें क्या होता है कि जब इंस्ट्रक्टर्स देखते हैं कि यार ये लड़का जो है, ये जो दिस कैंडिडेट इज गुड, तो कभी कभी मस्ती करने के लिए आपका पैर, जब आप ऊपर जा रहे हो, आपका पैर नीचे खींच लेते हैं। सो उस समय कभी लगता है, उसमें कोर्सेज में होता है कि सम पीपल दे ऑलमोस्ट डाउन, फिर उनको निकालते हैं ऊपर, और उनको फिर CPR दे के उनको रिवाइव करते हैं। ऐसा 1-2 बार हुआ है। सो बट देन दिस इज द नियर डेथ सिचुएशन। बाकी नॉट, आई एम नॉट रियली फेस्ड इन नियर डेथ सिचुएशन। And we did talk about combat. Yes. And you said that Navy में बहुत ज़्यादा combat नहीं होता है Yes. as compared to the Army. Yes, the chances of the probability of getting into combat is more in the army, because क्या है कि army is deployed extensively for CI operations. और फिर कारगिल में तो it was all and out army, of course Air Force was there. Navy के जो रोल था वो लोगों को समझ नहीं आएगा, because Navy was doing a support role, a very very important role, लेकिन not, it was not direct confrontation one, like वहाँ से गोली आ रही है, when you say combat means you are expecting that somebody is firing at you, you are firing at them. ऐसा नेवी में कम होता है, बट आर्मी में ऐसा एक्सपोजर ज़्यादा है। नेवी में मरीन कमांडोज में ऐसा एक्सपोजर हो जाता है। तो आवर बॉयज वर डिप्लॉयड, इनफैक्ट आई वाज आल्सो डिप्लॉयड पार्ट ऑफ द IPKF ऑपरेशन इन श्रीलंका। उस समय हमारे जो मार्कोस थे, दे वर ऑपरेटिंग विद द आर्मी पैरा SF 1, 9 and 10, 3 battalions were there, and fantastic people and excellent, professionally very very superior people. उनके साथ क्योंकि हमारी नई नई फोर्स बनी थी, जैसे अबाउट 30 odd people were there, तो they were operating along with the para SF, because क्या है कि बुनियादी तौर पे the training is same, for land-borne activities training is same. So उनके साथ उन्होंने ऑपरेट किया, और कुछ हमने मिस ऑफ कोर्स मैंने तो आई वाज नॉट इन्वॉल्व इन दोनों ऑपरेशन, बट हमें एक महावीर चक्र, 2 वीर चक्र और कम से कम 10-15 नौसेना मेडल से नवाजा गया। सो यू कैन इमेजिन, अगर fair amount of combat would have been there. Yes, there was a lot of combat, and people have done very well. So that's why the name has become very famous, दाढ़ी वाली फौज they used to call them, और JNK में AKR बोलते थे, बिकॉज क्या है कि हम लोग लंबी लंबी दाढ़ी रखते थे, लंबे लंबे बाल रखते थे, एंड वो पटका पहनते थे, AK-47, सो तो डेडली था। एंड दे वर टॉक, आई मीन वी यूज्ड टू गेट इनपुट्स फ्रॉम आर्मी इंटेलिजेंस कि वो टेररिस्ट बोलते हैं जम्मू कश्मीर में कि यार इनसे पंगा मत लो, क्योंकि these people they will sort you out. So that was the reputation created, and essentially हमारा जो वहाँ काम था, it was ड्यूरिंग लैंडिंग ऑपरेशंस, तो उसको फैसिलिटेट करने, लैंडिंग शिप जो जाते हैं ट्रूप्स को लेके, तो उससे पहले मरीन कमांडो जाके पहले वो अपना बीच को सिक्योर करते हैं। वहाँ पे जो वहाँ पे उस कंट्री के जो टेररिस्ट थे, सो दे वर वेरी सुपीरियर, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे बिलीव्ड इन IEDs एंड ऑल। वो सुसाइड कैप्सूल लेके घूमते थे, तो उनके साथ लड़ना आसान बात है नहीं। सो आर्मी के लोगों ने बहुत अच्छा वहाँ पे कार्रवाई किया, तो हमारे साथ मरीन कमांडोज भी सीखे भी काफ़ी, और काफ़ी कार्रवाई भी की। एक इम्पॉर्टेंट कार्रवाई जिसके लिए हमें एक महावीर चक्र और एक वीर चक्र मिला था, उसमें देयर वाज अ लेफ्टिनेंट, ऑफ कोर्स ही रिटायर्ड एज अ कॉमोडोर, अरविंद सिंह महावीर चक्र, एंड ही अलॉन्ग विद हिज बडी Anup Verma, that time he was lieutenant but he retired as a captain, Anup Verma. These two people swam for kilometers underwater with limpet mines in their hand into the Jaffna lagoon, and वहाँ पे एक जेट्टी पे पहुँच के there were 6-7 boats there,
हाँ, उसमें देयर वर लॉट ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन ऑफ द टेररिस्ट, तो उसको अंडर वाटर ब्लास्ट करके दे केम बैक ऑल बाय देमसेल्व्स. सो दिस इज अ सुपर डुपर ऑपरेशन because such kind of operations are unheard of, and it can have it's a small tactical operation but can have a larger operational effect. So a classic case of special operations. इज इट करेक्ट टू से दैट आप ऐसे ऑपरेशंस डायरेक्ट करते थे? Actually क्या होता है कि when you do special operations, so special operations is not only individual bravado, it's a lot of planning required. प्लान. So planning has to be backed by the protocol in terms of what are the other supporting forces, and that is only possible if the planning is done at a higher level. Special operations is normally done at the highest level, because special operations are normally operational at the strategic level or operational level. They are not tactical level. Of course, the fighting is tactical, but the connotation is different. इसीलिए when you plan an operation like this, it's a great deal of planning which goes on at a very high level, हाँ, and then percolates down to your level कि आपको क्या कार्रवाई करनी है. So it has to be part of a larger operation. You Got can't it. do a standalone operation. गॉट इट. Yeah. और जहाँ तक सर हायर लेवल्स का सवाल है, हाँ हाँ. don't you sometimes get frustrated at the politicians and at the higher authorities, and you from your point of view you see ये क्या कर रहे हैं and they could have done better? So there are दो चीजें हैं इसमें. एक तो क्या है कि like nuclear missiles are meant for deterrence. It is Right. not meant for firing and blowing up some country and having 2 million people dead. Yes. So you इतना पैसा लोग गवर्नमेंट खर्च करती है न्यूक्लियर परमाणु हथियार बनाने में, लेकिन उसका इस्तेमाल फायरिंग करने में, लड़ाई करने में नहीं है. उसका availability of the nuclear weapon itself is a big deterrence. Same is the case with special forces also. Availability and of the special forces is good enough deterrence for other country. भैया कुछ ना कुछ तो करेंगे तो ये पंगा कर लेंगे हमारा, ये पंगा ये सॉर्ट आउट कर लेंगे. अब होता क्या है कि जैसे कि अमेरिका है, वो उसका पता नहीं वर्ल्ड में कितने थिएटर्स में वो डिप्लॉयड है, और अभी रशिया डिप्लॉयड है यूक्रेन में. लेकिन भारतीय हमारा जो कल्चर है और हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप ऐसा है कि वी आर नॉट इन्वॉल्व, वी डोंट इंटरफेयर इन अदर कंट्रीज. तो एज अ रिजल्ट वी डू नॉट रियली लैंड अप डूइंग फार टू मेनी ऑपरेशन. हमारे ऑपरेशन कहाँ होते हैं? एक तो बॉर्डर में थोड़ी स्कर्मिश होती है, या तो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हो जाते हैं, या तो फिर अगर हमारी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स अगर किसी कंट्री में जा रही है एज पार्ट ऑफ द यूएन पीस कीपिंग फोर्स, इंडिया काफ़ी हमारे सोल्जर्स भेजता है, उस समय उनके कुछ ऐसे कॉम्बैट ऑपरेशन होते हैं. बट अदरवाइज वी डोंट रियली हैव द काइंड ऑफ कॉम्बैट ऑपरेशन एक्सपोजर विच यूएस हैज गॉट. Okay. Commodore Rawat, in 2611 attacks, Marcos deployed थे, but as such जो jurisdiction है वो काम पुलिस का और लोकल फोर्सेस का होता है, तो क्यों डिप्लॉयड थे वो? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो. एक्चुअली क्या है कि सारे जो आर्म फोर्सेस के स्पेशल फोर्सेस एलिमेंट्स हैं, वो सबको बुनियादी तौर पे स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग दी जाती है, और उस ट्रेनिंग के अंतर्गत काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन एंड एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन इज पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग. सो वो सब चीज़ें सक्षम हैं, उनके पास वेपन इक्विपमेंट, ट्रेनिंग लेवल्स, एंड ऑल्सो द ट्रेन टीम्स आर अवेलेबल, एंड दे ऑल्सो हैव QRTs, क्विक रिएक्शन टीम. सो हर बटालियन में, हर यूनिट में, पूरे फौज में, एंड खासकर स्पेशल फोर्सेज में, देयर इज अ स्मॉल एलिमेंट विच कैन बी डिप्लॉयड विद इन 30 मिनट्स. ये जो, लेकिन क्या होता है कि जो सारी इनकी जो डिप्लॉयमेंट होती है आर्म फोर्सेस के, स्पेशल फोर्सेस की, इट इज़ टू सॉर्ट आउट एनी टेररिस्ट ऑपरेशन हैपनिंग विद इन द कैंटोनमेंट और विद इन द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ताज वॉज आउटसाइड द सिविल एरिया. इसके लिए जो खास फोर्स जो रेस की है इंडिया है, वो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और उन्हीं के अंतर्गत, उन्हीं के तहत ये काम होता है. तो उनमें दो उनके वो डिविजन है, SAG 51 which looks after anti-terrorist operation, SAG means a special action group, and SAG 52 which looks after the anti-hijacking operation. बट क्या होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ये समझे कि भाई जो ऑपरेशन हो रहा है अभी, उसको कंटेन करने के लिए, उसको क्विकली रिजॉल्व करने के लिए हमें फौज की ज़रूरत पड़ेगी. सो अंडर द एड टू सिविल पावर क्लॉज यू कैन आस्क द हेल्प ऑफ द फौज. तो इसके अंतर्गत, इसके तहत ही Navy was asked to deploy the forces, and since Marine Commando was also in Bombay, stationed in Bombay, so we were deployed. The force was deployed, and within 4-5 hours of their deployment, they had a first encounter with a terrorist. And उसके बाद लोगों को मालूम पड़ा कि भाई ये छोटे मोटे लोग नहीं, एक्चुअली पार से आए हुए टेररिस्ट हैं, और जो दे मीन सीरियस बिजनेस. एंड जैसे ही मरीन कमांडो अंदर घुसे और फर्स्ट फाइट हुआ, उसके बाद उनकी जो रैपिड एंड रैंडम किलिंग जो थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई. एंड देन दी हंटर्स, जो कि वो टेररिस्ट थे, दे बिकेम द हंटेड, और भागना शुरू किया उन्होंने. तब तक एनएसजी अगले दिन सुबह आ गई, तो फिर एनएसजी और मार्कोस ने थोड़ा सा साथ काम किया फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, क्योंकि क्या कि मार्कोस ऑलरेडी देयर इन बोथ ट्राइडेंट एंड ताज, सो दे न्यू द लेआउट एंड दे न्यू एवरीथिंग.
सो जैसे ही वो एनएसजी वाले आए, वो भी सारे आर्मी के ही हैं, पैरा से के लोग हैं एनएसजी वाले, तो फिर उनको हैंड ओवर किया उसके बाद वी केम आउट. सो दैट इज द रीजन व्हाई मार्कोस डिप्लॉय. अदरवाइज ये हमारा क्लासिकली हमारा काम नहीं था. ओके. एक क्वेश्चन जो कि हाइपोथेटिकल है. सपोज इंडियन ओशन रीजन में जहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस तो होता ही है. सपोज देयर इज अ बैटल, नॉट अ वॉर, या बैटल इंडिया वर्सेस चाइना, इंडियन ओशन रीजन, हु विल विन? देखो ऐसा है कि द इंडियन ओशन रीजन इज द बैकयार्ड ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सस्टेनेंस है और रीच है, क्योंकि सी द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एनी नेवल वॉरफेयर इज द एबिलिटी फॉर ए शिप टू सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम अवे फ्रॉम द बेस पोर्ट एंड टू गेट लॉजिस्टिक टर्न अराउंड फैसिलिटीज़. बिकॉज यू व्हेन यू से लॉजिस्टिक टर्न अराउंड फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि खाना पीना ही नहीं, लेकिन मिसाइल, गन्स, वेपन्स, ये सब का. और अगर कोई शिप में कोई अर्जेंट रिपेयर करना है तो कहाँ जाएगा, किस किस पोर्ट में जाएगा. इंडियन ओशन रीजन में हमारी काफ़ी धाक है, इंडियन नेवी की काफ़ी धाक है. और जैसे उनके साउथ चाइना सी में है, अमेरिका की पूरे वर्ल्ड वाइड है, तो वो वहाँ से अगर इतना दूर आके यहाँ पे अगर कुछ हमसे पंगा लेंगे, एंड ही दे ऑल्सो नो वेरी वेल कि यूएस फोर्सेज आर ऑल्सो देयर, देयर आर मोर देन अबाउट 30-40 countries warship which are actually deployed in the Indian Ocean at any point in time. Maximum being USA. 50-60 ज़्यादा उनके डिप्लॉयड होते हैं हर समय. फिर फ्रांस है, यूके है, जर्मनी है, सब कैसे डिप्लॉयड है वहाँ पे. तो अगर ऐसा कुछ पंगा हुआ तो चाइना नोस कि नॉट ओनली द इंडियन नेवी, देयर अदर नेवीज आल्सो वी कैन सपोर्ट द इंडियन नेवी. एंड वैसे भी इंडियन नेवी, बिकॉज ऑल आर our entire assets are deployed on the western seaboard and the eastern seaboard. And the time taken for the ships to come from the eastern seaboard to western seaboard is not more than 4 days. तो इसीलिए इंडियन ओशन रीजन में तो मेरे ख्याल से उनका पलड़ा, हमारा पलड़ा भारी पड़ जाएगा उनको. ओके. जो रियासी में अटैक्स हुए हैं JNK में, वो एरिया नॉर्मल एरिया नहीं है, माउंटेनियस एरिया भी है, और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट वहाँ पर लागू है. या तो वहाँ पर मार्कोस डिप्लॉय हो सकते हैं, और अगर होंगे तो कैसे होंगे? एक्चुअली वहाँ पे देखो ऐसा है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ मार्कोस जो JNK में है, इट इज़ ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेनिंग वैल्यू, क्योंकि क्या है बाकी और कोई जगह डिप्लॉयमेंट होता नहीं है. और क्या है कि वो मशीनरी को फुली ऑयल करने के लिए आपको बंदों को रियलिस्टिक ट्रेनिंग देना जरूरी है, बैटल फील्ड इनॉकुलेट करना जरूरी है. तो मार्कोस डिप्लॉयड हैं, बट दे आर नॉट डिप्लॉयड इन जम्मू, दे आर डिप्लॉयड इन द कश्मीर वैली. और वहाँ पे वो कई सालों से डिप्लॉयड हैं, दे अब बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं. और यहाँ पे देखो, जब अगर आर्मी को रिक्वायरमेंट पड़ेगी स्पेसिफिक जॉब के लिए, जहाँ पे कि मरीन कमांडो की बहुत ज़रूरी डिप्लॉयमेंट है, then Marcos can be deployed. Otherwise, I don't think army is, very well geared, very well trained, equipped to handle this kind of operation. अब ये रियासी वाला जो ऑपरेशन है, ये एक्चुअली जम्मू में हुआ है. और आप देखेंगे आफ्टर दिस 2019 के बाद जो कुछ बदलाव जो वैली में आ रखा है, वहाँ पे टेररिज्म बहुत कम हो गया है. दूसरी बात ये है कि मेरे बड़े भाई भी आर्मी में थे, मुझसे 5 साल सीनियर है, तो दे हैड ही डन अबाउट 10-12 years ऑफ डिप्लॉयमेंट इन जम्मू कश्मीर. और एक वंस उनकी जो बटालियन थी 6 कुमाऊं, दे वर डिप्लॉयड इन अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए. आपने देखा होगा कि आजकल जो टूरिस्ट आ रहे हैं, सो मेनी लैक्स एंड लैक्स ऑफ टूरिस्ट कमिंग टू वैली, कहीं पे कोई अटैक नहीं होता है. बिल्कुल. टेररिस्ट डोंट वांट टू ट्रबल देम. बट जो हिंदू वो जो श्राइन में जाने वाली पार्टी है ना, उसमें अटैक अक्सर होता है. तो रियासी वाला जो अटैक है वो उस चक्कर में हुआ है. तो आई थिंक इट इज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल इशू, लेस ऑफ ए टेररिस्ट इशू. तो इसको रिजॉल्व करने के लिए दे विल हैव टू हैव अप्रोच व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बैट as well as some kind of mass getting the people's help also. Because क्या है कि इतने बड़े जंगली इलाके में वहाँ पे किसी को पिन पॉइंट करना, for them it is very easy, they have the time, they choose their own time of attack. लेकिन पूरे इतने इलाके में you can't actually stand hand to hand guard throughout. You cannot guard like that. Right. So there are plenty of scope for people to just sneak in. And 2-3 बंदे ऐसे आके किसी बस में अटैक कर देंगे तो हंगामा मच जाता है. एंड ये बात भी सही है कि इट हैज़ टू बी, बिकॉज पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स. सो ये थोड़ा सिचुएशन इज नॉट दैट इजी, बट ऑफ कोर्स द आर्म फोर्सेस आर वेल गियर्ड अप टू हैंडल दिस सिचुएशन, एंड दे विल हैंडल इट. Which actually brings me to another question which has just struck my mind. They are well prepared. Are they trained for a situation of torture, interrogation?
You're talking about the terrorists or you're talking about the special forces people? The special forces people. Yes. द ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग होती है स्पेशल फोर्सेस की, मैं मरीन कमांडो की ट्रेनिंग के बारे में बता सकता हूँ. वहाँ पे एक फेस होता है जहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ आपको कैसी कैसी यातनाएं आपको दी जा सकती हैं अगर आप प्रिजनर वॉर बन गए तो दैट ट्रेनिंग इज डन. एंड दिस सिचुएशन जो ट्रेनिंग में हम करते हैं वो नियरली रियल टाइम सिचुएशन की तरह करते हैं. Really? यस. इतना है कि ऑफ कोर्स किसी को जान से मारना नहीं. सो यू नो आवर बाउंड्रीज कि भाई इतना करने के बाद छोड़ दो. It's almost torture. आई वुड नॉट से दैट काइंड ऑफ क्लासिक टॉर्चर के नाखून निकाल दिया या ना आयरन रॉड लगा दिया, ऐसे वो सब टॉर्चर नहीं है. बट दे कैन रियली ट्रबल यू मेंटली टू सो मच फिजिकली मेंटली, ऐसा ट्रबल कर सकते हैं कि इट्स एकिन टू टॉर्चर. बेसिकली क्या है कि हाउ मच योर मेंटल रेसिलियंस इज चैलेंज्ड. So torture is what? Torture is nothing but challenging your mental resilience so that you give up. Who do you think are the hardiest warriors on this planet? ये तो बड़ा subjective question हो गया. But I would say Indians are one of the most hardy people. But that is because I'm a patriotic Indian and so are you, and you'll also agree. You'll also be happy that when I'm saying this. But if you ask this to Pakistani, you ask this to Afghan, he'll say yeah, they're the best. But warfare is a combination of so many other things. It is just not individual brawn. And it is a combination of, I would say 90% how much you're being supported by your government. 10% individual bravado and your training levels and equipment level. 90% is intelligence, imports, then diplomatic overtures, and then you're standing in geopolitics, and then you are the kind of agents you can have there, safe houses, safe havens, and thereafter the amount of money which can be pumped in to ensure that you don't go to the harm's way. All those things, they are all part of operations. Right. So after your service of 35 years in the armed forces, अब आप एक स्टार्टअप में प्रेसिडेंट हैं. The startup builds drones for the Indian Army. For the Indian Armed Forces. Please tell us about that. तो ये स्टार्टअप हमारा जो है हम was started by two brothers and their friend, and the elder one जो founder हैं, also the chairman, he has done his PhD in MIT USA in nuclear science. His younger brother is the CEO. He has done his PhD from Georgia Tech in electronics and robotics. And then there's a third partner who's done his NIT from Allahabad, and he's a software brain. These three are the main engine. And then we got a lot of people. There are काफ़ी जो हिंदुस्तानी हैं जो अब्रॉड यूएसए में काम कर चुके हैं 10-12 साल, वो छोड़ छाड़ के हमारी कंपनी उन्होंने ज्वाइन की है. And there are a lot of people who've done BTech, MTech, India and abroad, IIT and NIT, then all top colleges of India and abroad. ऐसे लोग हमारे कंपनी में दे आर वर्किंग. एंड एक तरह से ये मान लो कि हमारी कंपनी इंश्योर्स की रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है. जो हिंदुस्तानी लोग एंड मेरा ज्वाइन करने का मुद्दा मेन रीज़न ये था कि इस कंपनी में जो पेट्रियोटिक फीलिंग जो है ना, बिकॉज ऑफकोर्स बिजनेस में तो पैसा आपको कमाना है, लेकिन जो एम जो है ना, दैट इज़ नॉट ओनली मनी. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री इज़ हाउ आत्मनिर्भर भारत कैसे आगे बढ़ेगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे. और मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगा अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे. हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट लाइक IITs एंड ऑल, उनके बंदे जैसे ही वो पास आउट होते हैं उसके बाद दे आर लुकिंग एट द ग्रीन पास्चर्स एंड देन दे गो अब्रॉड. फिर व्हाट हैपेंस टू इंडियंस? तो किसी को एक रिसर्च कल्चर स्टार्ट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है. So sir, we were talking about startups and life is very different there. So many youngsters are attracted towards this startup culture. What are the things that will attract them towards the armed forces? Okay, so पहली बात तो ये है कि a strong sense of after being in the startup I can make out कि लोग youngsters they are really hungry to contribute in some way for the security and strength of the country. And that is why हमारे startup में तो bulk of the youngsters are joining for that purpose only. A strong drive for patriotism. So one of the attractive aspect of armed forces is कि भाई everybody knows कि security and safety of the country is first governed by them, and there is a strong sense of patriotism. Only then you can join the armed forces. दूसरी बात क्या है कि physical fitness level high रहती हैं. The quality of life is good. You stay in clean environments.
इन ए वेरी डिसिप्लिन एनवायरनमेंट। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का में भी काफ़ी हद तक इफेक्ट पड़ता है, उनको लाइफ भी ज़रा ठीक ठाक हो जाती है। एंड जनरली यू डू गेट टाइम टू स्पेंड विद द फैमिलीज ऑल्सो, बिकॉज फील्ड टेन्योर होता है, फिर पीस टेन्योर होता है, नेवी में शिप सेल करते हैं, उसके वापस हार्बर में आते हैं। कैंटोनमेंट आर वेरी क्लीन। वहाँ पे क्या होता है कि कैमराडरी ऑन बॉर्न हमें बहुत स्ट्रांग होती है। सो जैसे कि शिप जा रहा है 200 दिन की सेलिंग के लिए, तो दे लीव बिहाइंड अ स्मॉल टीम ऑफ 1 or 2 ऑफिसर्स एंड 2-3 सेलर्स। एंड उनका काम होता है कि जो सारे सेलर्स की फैमिलीज हैं, ऑफिसर्स की फैमिली में अगर कोई दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए, मेडिकल प्रॉब्लम, तो सॉर्ट आउट करने के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, people call HR as human resource management, but here it is human resource development. तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। Then of course the life is and there is a lot of hygienic lifestyle is there. Overall, it's a very good way of living. And as far as the pay and perks are concerned, it is the equivalent to the government scale of salaries. And as a Commodore, my was pay scale 13, which is about 2,18,000 when I retired. And then you get additional benefits like I was a Marine Commando, so I get extra pay. मैं diver भी था, combat diver, so I used to get extra pay for that. And then you get, if you're deployed in field area, तो field allowance मिलता है, rations भी free हैं, all this kind of. So overall, it's a very good thing. But the guiding, the important factor is a strong sense of patriotism. That is the reason one should. That is the reason one should join. One should not go by glamour. That is the, I would say, the USP for people to join the armed forces is that they are proud to be actually partaking in this directly in the safety and security of the country. Sir, coming to youngsters, and the main point of this podcast, one of the main things, is to extract what school and college does not teach. Okay. With your life, all that you have learned, and 2 children that you have raised, what are the things you think school and college should teach but has not taught, which you have learned from your life? Yes, actually, this is a very interesting question because, of course, Indian education system is very highly valued, and you find most of the top CEOs of the world today are Indians. They have studied in India, obviously. So you can't say that Indian education system is bad. But they are islands of excellence, and and I can also go a step and say it may not totally be because of the education system which has made these people Pichaya and all, Nadella and Pachaya and Party. They have put in their own hard efforts and all. एक तो ये हो गया एकेडमिक, बट मेन प्रॉब्लम जो मुझे दिक्कत होती थी ये, स्पेशली इन नाउ एज अ 60-year-old मैन, what all which was not taught to us should have been taught to us, so that as a human being we could have actually developed very, very well. एक तो क्या, हाउ टू लिव लाइफ, बुनियादी तौर पे जिंदगी कैसे जीनी ये सिखाते नहीं, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस वो सिखाते नहीं. They'll teach you about business study, they'll teach you about accountancy and everything, but they will not teach you how to invest in share market. What is share market? What is mutual funds? No, you can't keep your money idle. मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू की आफ्टर रिटायरमेंट बिकॉज मुझे इससे इतना डर था. वी नेवर न्यू व्हाट आर वी नो हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, बट प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड वो कैसे मैनिफेस्ट होते हैं उसके बारे में हमें कुछ पढ़ाया नहीं गया. एज अ रिजल्ट, तो आज पुलिस वाले को देख के लोगों को डर लगता है. मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया, FIR कभी कराई नहीं. अभी करानी है तो क्या दिक्कतें होती हैं, मेरी गाड़ी चोरी होगी, उसके बाद क्या क्या स्टेप लेने पड़ते हैं. दे आर सम ऑफ द थिंग्स. म्यूनसिपैलिटी, हाउ द म्यूनसिपैलिटी वर्क्स, उसका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्या है वो स्कूल में पढ़ा दिया, लेकिन अब फंक्शन कैसे करता है. हैव यू एवर गॉन, डू द टीचर्स टेक यू टू म्यूनसिपैलिटी एंड सी कि दिस इज हाउ द फंक्शन. अभी बॉम्बे में जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो हमें तुलसी लेक, विहार लेक ले जाते थे, बालकेश्वर ले जाते थे, हमें जूहू बीच ले जाते थे, कभी एक बार एयरपोर्ट भी लेके गए एज ए पिकनिक. बट दे नेवर टुक अस टू विधानसभा. I mean, they should take us to विधानसभा to know कि भैया गवर्नेंस कैसी होती है इस कंट्री में, और इस महाराष्ट्र में गवर्नेंस कैसी होती है. सो नाउ एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंड, हम लोग की लाइफ कुकून सी हो गई. सो वी वर शॉर्ट ऑफ मेकिंग गुड चॉइसेस इन लाइफ, क्योंकि अगर आपका एक्सपोजर लेवल कम होगा तो आप यू विल जस्ट लिसन टू व्हाट योर पेरेंट्स आर सेइंग एंड व्हाट पीयर प्रेशर इज देयर, उसके अनुसार आप चलेंगे. फॉर एग्जांपल, टुडे आल्सो आई फील कि आर्म फोर्सेस वाज नॉट माय फर्स्ट चॉइस. माय फर्स्ट चॉइस वाज टू बिकम अ डॉक्टर. ओह yes, really? In fact I was good in academy. I was class 12, I stood second in school, but somehow I failed an ND exam on 2 occasions, so थोड़ा ego hassle हो गया. So I had passed medical college exam, but I still joined NDA. Likewise मेरे NDA course में 25-30 of them who left IITs and joined NDA. ऐसा लोगों का वो था उस समय. So कहने का मतलब ये है कि they don't teach us these things.
Now, how when I say कि how to जिंदगी जी कैसी आती है, they never teach you. They don't teach you how to do networking. They don't teach you how to talk properly. Communication skills सिखाते नहीं है. अब आजकल तो क्या होता है कि जिस तरह से वर्ल्ड में चर्निंग हो रही है सोसाइटी में, यू नो यू आर हैविंग लॉट ऑफ डिवोर्सेस, यू आर हैविंग इश्यूज ऑफ यू नो लिव इन पार्टनर्स दिस एंड दैट. अब जब हमें बचपन से कभी ये नहीं सिखाया है कि हाउ टू थिंक क्लियरली, हाउ टू बी एन इंडिविजुअल, हाउ टू मेक योर इंडिविजुअल चॉइसेस, ये सब हमें स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं. और फिर ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू पेरेंट्स. और पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स आर ऑलवेज स्कैर्ड कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने इनको लिबर्टी दे दी तो ये यू नो धरे के धरे रह जाएंगे. तो पेरेंट्स विल ट्राई टू पुट यू इन वन लाइक यू नो ओनली वन ट्रैक. लाइक माई फादर वांटेड अस टू जॉइन द आर्म फोर्सेस. तो बाकी कोई था, देयर वाज नो अदर चॉइस. और हमारे पास कोई चॉइस था ही नहीं क्योंकि हमने कुछ सीखा ही नहीं स्कूल में. Absolutely fantastic, Commodore Rawat. Thank you very much. My pleasure. Thank you not only for the conversation, but for giving my podcast a Hindi name. You've given, and you know what it is? What is it? Bunyadi Baatein. बुनियादी बात है. Okay. So then this is my IPR now. Absolutely. All yours. Thank you. Thank you. Nice. Thank you. Okay. Thank you very much.